अच्छा देखें, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दो मेन सिंड्रोम्स। ठीक है, जो किडनी के जो बेसिकली इसके जो डिजीजेज हैं उसके अंदर दो मेन सिंड्रोम्स आते हैं। कौन कौन से? नेफ्राइटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और सिंड्रोम क्या है? कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स एंड डिजीजेज। ठीक है, पार्टिकुलर डिजीजेज अब पार्टिकुलर डिजीज, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम किस जबान का लफ्ज है? ग्रीक जबान का लफ्ज है। ठीक है, साइन मतलब, और सिंड्रोम, साइन मतलब टुगेदर, ड्रोम मतलब रन। Sign and symptoms, all the sign and symptoms which run parallel in a particular disease is known as a syndrome. Sign syndrome, दो बेसिकली सिंड्रोम्स हैं। कौन कौन से जी? नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये है ना कि मतलब उसमें डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं, मतलब एक होती एक ही बीमारी है लेकिन होती एक ही बीमारी है लेकिन उसमें सिम्टम्स बहुत सारे आ जाते हैं। बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं। साइन इसमें जो है ना कलेक्टिव साइन होते हैं और वो रन कर रहे होते हैं, फिर रन कर रहे होते हैं एक पार्टिकुलर डिजीज का। ठीक है, तो जो जितनी भी किडनी की जो डिजीज है उन तमाम डिजीज को हमने दो सिंड्रोम में जो है ना डिवाइड किया हुआ है। वो कौन कौन से दो सिंड्रोम्स हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक सिंड्रोम, nephrotic syndrome is due to the derangement of glomerular which causes increase plasma protein filtration। ठीक हो गया। और नेफ्राइटिक सिंड्रोम क्या है जी? नेफ्राइटिक सिंड्रोम इज द इन्फ्लेमेटरी लीजन ऑफ द ग्लोमेरुलस, इज द इन्फ्लेमेटरी लीजन ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक हो गया। अच्छा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमारे पास क्या है कि डीरेंजमेंट ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज वाल व्हिच कॉजेस इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन फिल्ट्रेशन। डीरेंजमेंट ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज वाल व्हिच कॉजेस द इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन फिल्ट्रेशन। ओके, अच्छा देखें, ये जो पोर्स हैं एंडोथेलियल सेल में, इन पोर्स का साइज कितना है? इन पोर्स का साइज ऑलमोस्ट 70 to 100 नैनोमीटर है। कितना है जी? 70 to 100 नैनोमीटर। और ये जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स, इनका साइज कितना है जी? इनका साइज हमारे पास 20 to 30 नैनोमीटर, 20 to 30 नैनोमीटर। अच्छा, हमारे पास इधर जो प्रोटीन हैं वो फिल्टर आउट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का साइज 70 और 100 नैनोमीटर से ज़्यादा है। जहाँ से जो भी चीज़ें फिल्टर आउट हो रही हैं वो बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही हैं। एक तो उस मॉलिक्यूल का साइज मैटर करता है, दूसरा उस मॉलिक्यूल का चार्ज मैटर करता है। ठीक है, चार्ज कैसे मैटर करता है? ये जो GPM है, ये इसके अंदर जो प्रोटीन है उसके अंदर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। गुड, इसके अंदर भी नेगेटिव चार्ज। और ये जो एंडोथेलियल सेल है इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और जो एपिथेलियल सेल है इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। देखें, अब एक तो वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? साइज के ऊपर। दूसरा डिपेंड कर रहा है चार्ज के ऊपर। आप देखें, जो अल्ब्यूमिन है, अल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है, वो भी फिल्टर आउट यहाँ से नहीं होती, लेकिन उसका साइज is enough to pass through these pores, but
albumin cannot be filtered out through this pore due to which reason? Because albumin contain negative charge and negative repel each other. Okay, albumin. The size of albumin is enough to pass through these pores, but these pores didn't allow the movement of albumin because albumin contain negative charge and negative repel each other. So the conclusion is that the filtration molecule depends on 2 points. Number 1 is size and number 2 is charge on that molecule. Okay, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए अब इसी क्लास से कौन कौन से नेफ्रोटिक सिंड्रोम की और नेफ्रेटिक सिंड्रोम की। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कौन कौन सी काज है हमारे पास? इसकी मेन काज क्या है? हमारे पास प्रोटीनूरिया, और इसकी मेन काज क्या है हमारे पास? हीमाचूरिया। ठीक हो गया। हीमाचूरिया क्या मतलब है? यूरिन इन ब्लड नहीं, ब्लड इन यूरिन। यूरिन इन ब्लड कैसे जाएगी? सही है, वो यूरिया जब ब्लड में आता है इसमें सही है। हाँ, वो जब यूरिक लेवल बढ़ जाता है उसको बोलते हैं एजोटीमिया। जब एजोटीमिया की स्क्वायर कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं यूरीमिया। ठीक है, पहले आती है एजोटीमिया। एजोटीमिया के बाद जब इस यूरिमिक की कंडीशन जो है ना लिथल लेवल तक बढ़ जाते हैं उसको हम बोलते हैं यूरीमिया। ब्लड के अंदर जब यूरिक की कंडीशन बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है, पहले उसको बोलते हैं एजोटीमिया, बाद में यूरीमिया। ठीक है। अच्छा जी, तो में कौन सी काज है? प्रोटीनूरिया मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। और इसकी कौन सी का जो है मेन सिम्टम है नेफ्रेटिक सिंड्रोम की? हीमाचूरिया। ठीक है, यानी कि ब्लड इन द यूरिन। और इसमें जो प्रोटीनूरिया है वो बहुत कम होता है। प्रोटीनूरिया इसमें क्या है? लेस देन 3.5 ग्राम पर डे होता है। अच्छा, एक यहाँ पे पार्ट समझने वाला है कि यहाँ से 3.5 ग्राम पर डे जो है प्रोटीन इन द यूरिन लॉस हो रही है, और इस लॉस को कौन मेंटेन करता है? लीवर। हमारा लीवर प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है, लिपोप्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो इस लॉस को कौन कंट्रोल करेगा? लीवर। सो तो here is the liver। लीवर क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। जब प्रोटीन बनाएगा लिपोप्रोटीन, और ये कितनी प्रोटीन बनाता है पर डे? ऑलमोस्ट 10 to 12 ग्राम पर डे। इधर क्वेश्चन ये आता है कि 3.5 ग्राम पर डे प्रोटीन लॉस हो रही है इन द यूरिन, लेकिन लीवर उससे ज्यादा बना रहा है, 3 गुना ज्यादा बना रहा है, 10 to 12 ग्राम पर डे। तो क्या ब्लड में हाइपोअल्ब्यूमिनिमिया होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ब्लड में हाइपोअल्ब्यूमिनिमिया होगा या नहीं होगा? हमारी यूरिन के अंदर जो डेली प्रोटीन का लॉस हो रहा है वो 3.5 ग्राम पर डे है इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लेकिन ये स्टेबलाइज जाता है लीवर की तरफ, और लीवर 10 से 12 ग्राम पर डे प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, तो क्या हमारे ब्लड के अंदर हाइपोअल्ब्यूमिनिमिया होगा या हाइपरअल्ब्यूमिनिमिया होगा, या क्यों होगा? अगर हाइपोअल्ब्यूमिनिमिया होगा तो जितनी प्रोटीन बन रही है उससे बहुत ही कम जा रही है। आपने बताया ठीक है, नहीं कर सकते, बिल्कुल ही होता है। देखें, हालांकि बन तो रही है 10 से 12, इसको सोच के ये लगता है कि ब्लड के अंदर हाइपरअल्ब्यूमिनिमिया होना चाहिए, लेकिन हाइपो क्यों होता है? क्योंकि 3.5 ग्राम ये हो रही है हमारी यूरिन के अंदर एक्सीडेंट हो रही है, लेकिन जो यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर भी तो जो है ना मूव कर रही है थ्रू डिफ्यूजन, अल्ब्यूमिन मूव कर रही है। तो जब इधर मूव करती है तो उसकी जो है ना कैटाबोलिज्म के थ्रू उसको हम जाया कर देते हैं, उस प्रोटीन का हम कैटाबोलिज्म कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं जब यहाँ से उसकी रिएब्जॉर्प्शन होती है। तो ठीक है,
इस वजह से हाइपोअल्बुमिनीमिया होगा। ठीक है, क्या होगा हमें बॉडी में हाइपोअल्बुमिनियम। अच्छा, मैंने अपने फिजियो के दूसरे लेक्चर में बताया था कि जब हाइपोअल्बुमिनिमिया होगा तो इधर से जब जो फिल्ट्रेशन प्रेशर वो किन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज एंड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, ये फेवर करता है, वो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, अपोज करता है। इधर देखें, जब यहाँ पे प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है, प्रोटीन ज्यादातर तो फिल्टर आउट ही हो रही है। ठीक है, इससे क्या मतलब यहाँ पे प्रोटीन कम बन रही है ब्लड के अंदर। ठीक है, ज्यादातर प्रोटीन फिल्टर आउट हो रही है। जब ब्लड में प्रोटीन कम होगी तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा ब्लड, जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है ये कम हो जाएगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, ये मोर फिल्ट्रेशन करवाएगा, डिफ्यूजन। जब यहाँ पे कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है, और ड्यू टू द मोर फिल्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब कैपिलरीज में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फेवर करता है या अपोज करता है फिल्ट्रेशन को? फेवर करता है। ठीक है, तो इसका मतलब जहां से फिल्ट्रेशन मैक्सिमम होगी, जब फिल्ट्रेशन मैक्सिमम होगी उसके लिए में क्या होगा, उसके लिए में क्या होगा, एडिमा। होगा वैसे। ठीक है, एडिमा। मैंने आपके हॉस्पिटल में कंडीशन देखी थी। क्या देखी थी आपने? ये एडिमा की कंडीशन। वो कौन सा एडिमा था? जनरलाइज्ड एडिमा था या सिर्फ एडिमा था किसी स्पेसिफिक पार्ट का? फुल बॉडी का था मतलब। वो भी मुझे बताता वो फुल बॉडी का एडिमा क्यों होता है। ये तो मुझे एक स्पेसिफिक पॉइंट का एडिमा हुआ है। अब मैं फुल बॉडी का बताता हूँ। उसको जो फुल बॉडी का एडिमा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीक्लैम्सिया। नो, एनासार का। अच्छा, देखें ये तो हो गया हमारे पास एडिमा। अब एनासार का यानी कि जनरलाइज्ड एडिमा, पूरी बॉडी का एडिमा कैसे होगा? देखें हमारे पास एक फैक्टर है ANF। ये हमारे पास है हार्ट। इन हार्ट की एट्रियम में एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। कौन सा जी? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये फैक्टर 28 अमीनो एसिड पे फार मुश्तमिल होता है। कितने ही? 28 अमीनो एसिड्स। ये फैक्टर क्या कार्य करता है? एट्रियो नाइट्रियूरेटिक हार्मोन कार्य करता है। और वो हार्मोन क्या करवाते हैं? वो हार्मोन सोडियम की एक्सक्रीशन करवाते हैं और GFR रेट को बढ़ाते हैं। देखें अब इधर एक समझने वाली बात है, जब एडिमा होगा फ्लूइड जो है मैक्सिमम फ्लूइड यहाँ से बॉडी में चला जाएगा, ठीक है, इंटरस्टिशियम में मूव कर जाएगा, तो ब्लड के अंदर जो वास्कुलर सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। जब वास्कुलर सप्लाई डिक्रीज होगी तो जो ब्लड हार्ट में कम जाएगा। जब ब्लड हार्ट में कम जाएगा तो जो ANF फैक्टर है ये कब स्टिमुलेट होता है? जब एट्रियम स्ट्रेच करती है। जब बहुत ज्यादा फ्लूइड आता है हार्ट के अंदर तब एट्रियम स्ट्रेच करती है। ठीक है, जब एट्रियम स्ट्रेच करती है, जब बहुत ज्यादा फ्लूइड आता है, इसका मतलब क्या मतलब है? इससे क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है तो ये फैक्टर क्या करता है? GFR को बढ़ाता है और सोडियम की मैक्सिमम एक्सक्रीशन करवाता है। जब सोडियम की एक्सक्रीशन होगी तो फ्लूइड भी ऑटोमेटिकली एक्सक्रीट आउट होगा। लेकिन इस केस में एक तो वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या हुआ?
यहाँ पे स्ट्रेच जनरेट नहीं हुआ, और वो स्ट्रेच जनरेट नहीं होगा तो ANF जो फैक्टर है ये इनहिबिट हो जाएगा। जब ये इनहिबिट होगा तो क्या होगा, GFR रेट जो है वो नहीं बढ़ेगा और सोडियम की एक्सक्रीशन भी नहीं होगी। जब सोडियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी इसका मतलब सोडियम की मैक्सिमम फिर भी रिटेंशन हो रही है। जब सोडियम की रिटेंशन होगी तो इसके नतीजे में जनरलाइज्ड एडिमा हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एनासार का। शुरू से बताता हूँ, देखिए जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीनूरिया होगा, मीन प्रोटीन का लॉस होगा, उसके नतीजे में जो प्रोटीन का जो प्रेशर है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये बढ़ जाएगा। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो ये किस चीज़ को फेवर करता है, फ्लूइड की डिफ्यूजन को, फ्लूइड की फिल्ट्रेशन को फेवर करता है। ये कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मैक्सिमम वाटर आ रहा है। जब मैक्सिमम वाटर फ्लूइड इंटरस्टिशियल में आ जाएगा मींस ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। गुड। जब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वीनस रिटर्न में इन द राइट एट्रियम ब्लड कम जाएगा या ज्यादा जाएगा, कम जाएगा। जब ब्लड कम जाएगा तो यहाँ पे जो ANF फैक्टर है ये स्टिमुलेट नहीं होगा क्योंकि एटीएम की स्ट्रक्चरिंग नहीं होगी। ठीक है, जब स्टिमुलेट नहीं होगा तो ये क्या करेगा, उसकी जो एक्सक्रीशन है किस चीज की, सोडियम की एक्सक्रीशन, उसको जो प्रमोट नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो मैक्सिमम सोडियम की जो है रिटेंशन हो जाएगी दोबारा। और अगर सोडियम की रिटेंशन होगी तो इसका मतलब है कि वाटर की भी रिटेंशन हो रही है। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड वाटर उस तरफ मूव कर रहा है जिस तरफ सॉल्वेंट सॉल्यूट ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया, तो उसके लिए में क्या होगा, जनरलाइज्ड एडिमा हो जाएगा जिसको हम कहते हैं एनासार का, जनरलाइज्ड एडिमा। जनरलाइज्ड एडिमा। अच्छा जी, अब मेरे ध्यान में हुआ है कि लो हो जाता है, सोडियम रिटेंशन नहीं होती तो एंजियोटेंसिन भी तो नहीं होगा। आपके ज़हन बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आया है। गुड। एंजियोटेंसिन 2 फैक्टर जो है वो भी जो है नहीं होगा, नहीं, वो स्टिमुलेट हो जाएगा रास सिस्टम, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम जब कम होता है, जब GFR कम होता है तो ANS रास सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है। जब रास सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उसके अंदर में क्या होता है, नींद रिलीज होती है और हो जाके एंजियोटेंसिन, एक मिनट एंजियोटेंसिन हो जाए तो एंजियोटेंसिन 1 भी होती है, उससे चेक करवाता है। और एंजियोटेंसिन 1 लंग में जाके, हाँ, आपके माइंड बिल्कुल ठीक आंसर आया, ये पॉइंट भी मैंने बताना था। गुड, इसका मतलब आपने फिजियो सही तरीके से की है। मैम के सामने नहीं सुना। चलिए, मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये एक कंसेप्ट वाला पॉइंट आपने पकड़ा है। देखें, जब ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो GFR कम होगा। जब GFR कम होगा तो मेगुलर डेंसा सेंस करेंगे और वो क्या खारिज करेंगे, रेनन। जब रेनन खारिज होगा तो वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 एफरेंट आर्टियोल पे एक्ट करेगा, और एफरेंट आर्टियोल पे एक्ट करेगा तो यहाँ इनको कंस्ट्रिक्ट करेगा और GFR रेट बढ़ाएगा। और एल्डोस्टेरोन क्या करवाएगा, सोडियम की डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे क्या करवाएगा, रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। जब सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा इसका मतलब मजीद सोडियम जो है इंटरस्टिशियम में मूव कर रही है और एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें जो हैं एनासार की तरफ जा रही हैं, जनरलाइज्ड एडिमा की तरफ जा रही हैं। एक करेला दूसरा नहीं चढ़ा, एक करेला दूसरा नहीं चढ़ा। यहाँ पे 3 फैक्टर हैं जो तीनों ही एडिमा काज कर रहे हैं। एक तो प्रोटीनूरिया, उसकी वजह से कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है जी, GFR कम हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है जी, फ्लूइड जो है किसके अंदर आ रहा है, इंटरस्टिशियम के अंदर। एक पॉइंट। नंबर 2 पे यहाँ पे स्ट्रेच जनरेट नहीं हो रही और NF फैक्टर भी स्टिमुलेट नहीं हो रहा, वो इनहिबिट हो रहा है। तो उसके नतीजे में सोडियम की जो है एक्सक्रीशन भी नहीं हो पा रही, क्योंकि ये फैक्टर क्या करता है, सोडियम की एक्सक्रीशन करवाता है। जब ये स्टिमुलेट नहीं होगा तो सोडियम की एक्सक्रीशन भी नहीं होगी। ये दूसरा पॉइंट भी क्या कर रहा है, एडिमा को फेवर कर रहा है। फिर तीसरा पॉइंट, जब ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो GFR कम होगा। जब GFR कम होगा तो न्यूक्लियर डेंसिटी सेंस करेंगे और वो रीनन खारिज करेंगे, रीनन एल्डोस्टेरोन को खारिज करेंगे। ठीक है, वो एल्डोस्टेरोन क्या करवाएगा, मजीद एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करवाएगा।
स्टिमुलेट कराएगा, उसके अंदर क्या होगा, एल्डोस्टेरोन मजीद सोडियम की रिटेंशन करवाएंगे, मीन रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे। दिस इज व्हाट आई वांट टू से दैट ऑल दीज थ्री फैक्टर्स फेवर्स द generalized edema which is known as anasarca. Causes and causes of nephritic syndrome. इसका कौन कौन सा काज है हमारे पास, मिनिमल चेन डिजीज, membranous nephropathy, focal segmental glomerulonephritis, और नंबर 4 पे हमारे पास है जी मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव glomerulonephritis, मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव glomerulonephritis। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कौन कौन सी काजेज हैं, मिनिमल चेन डिजीज, मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी, फोकल सेगमेंटल glomerulonephritis एंड मेम्ब्रेनियस प्रोलिफरेटिव glomerulonephritis। डोंट बी अफ्रेड दैट ईच ऑफ दीज डिजीज वी विल डिस्कस इन डिटेल। ये हर जो काज है, जो हर डिजीज है, इसको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक हो गया। अब आगे ये नेफ्रेटिक सिंड्रोम, progressive glomerulonephritis, anti-GBM glomerulonephritis। अब नेफ्राइटिक सिंड्रोम की कौन कौन सी काजेज हैं, IgA नेफ्रोपैथी, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल glomerulonephritis, रैपिड प्रोग्रेसिव glomerulonephritis, anti-GBM glomerulonephritis। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काजेज हैं, हम हर एक काज को नेक्स्ट लेक्चर में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे। देखें आज जो है मैंने आपको इसलिए जो है ना इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कराया क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे कि अब एंटी-जीबीएम और glomerulonephritis में जो एंटीबॉडीज आती हैं वो बेसिकली जो है ना इसको आगे अटैक करती हैं, टाइप 4 कोलेजन को, ठीक है। तो वो कैसे अटैक करती हैं या जब मैं आगे आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा तो आप लोग आसानी से पिक कर जाएंगे, वाकई ये इस तरह था, ये इस तरह था, ये इस तरह था। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब कि एंडोथेलियल सेल में आके डिपोजिट होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ अमीनो कॉम्प्लेक्स ऐसे होंगे जो एपिथेलियल सेल में आके डिपोजिट होंगी, ठीक है। जब आगे मैं इन टर्म्स को डिस्कस कराऊंगा ना तो आप 1 मिनट में पिक करते जाएंगे ये कहाँ कहाँ जाकर डिपोजिट हो रही है। इसलिए ये स्ट्रक्चर आज बहुत ज़रूरी था, ये बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। GBM glomerulonephritis।